हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग लेबर लॉ के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 400 प्लस एमसीक्यूज विद केस लॉज होने वाला है और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए जिनके भी सिलेबस में लेबर लॉ होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज अ प्रीमिसेस वेयर। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कारखाना वह स्थान है जहां, इसका ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। ए में आपका 10 और मोर वर्कर्स विद पावर आर इम्प्लाइड और बी में है 20 और मोर वर्कर्स विदाउट पावर आर इम्प्लाइड। तो इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी दोनों है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद क्लीननेस इन द फैक्ट्री। कारखाने में स्वच्छता से संबंधित धारा कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, सेक्शन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग। सुरक्षा अधिकारी किस स्थिति में नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1000 और मोर वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फैसिलिटीज। प्रथम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑक्यूपायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वीकली आवर्स अलाउड अंडर द एक्ट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कर्स आर एंटाइटल टू ओवर टाइम वेजेस एट द रेट ऑफ। ओवर टाइम के लिए श्रमिक को किस दर से वेतन प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, डबल द नॉर्मल रेट। और इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 59 में दे रखा है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 59 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल लीव विथ वेजेस इज अलाउड इफ द वर्कर हैज वर्कड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज इन अ ईयर। वार्षिक वेतन सहित अवकाश कितने दिनों के कार्य के बाद प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 240 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो एडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन डेज आवर्स इन अ डे। किसी वयस्क श्रमिक से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन बी सही है, 9 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट इंटरवल मस्ट बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंटिन्यूअस वर्क ऑफ। लगातार कार्य के कितने समय बाद विश्राम दिया जाना अनिवार्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री। कारखाने में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग आवर्स ऑफ अ वुमेन सेल बी बिटवीन। महिला श्रमिकों के कार्य समय की सीमा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 6 AM to 7 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड। कार्य अवधि का नोटिस कहाँ प्रदर्शित किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, नोटिस बोर्ड ऑफ फैक्ट्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्रिन एंड यूरिनल एकोमोडेशन इज मैंडेटरी अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में किस सेक्शन में ये चीज दिया गया है? शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? तो सेक्शन 19, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ। प्रति कितने श्रमिकों पर एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अनिवार्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, एवरी 150 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड अंडर वेलफेयर प्रोविजंस। कल्याण प्रावधानों के तहत कौन सी सुविधाएं दी जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। इसमें वॉशिंग फैसिलिटीज, कैंटीन, क्रेच तीनों ही व्यवस्था दी जाती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर बिफोर हाउ मेनी डेज ऑफ यूजिंग द premises एज अ फैक्ट्री। कारखाने के रूप में प्रयोग करने से पहले कितने दिनों के मुख्य निरीक्षक को सूचना देना आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर है वो 15 डेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, ऑक्यूपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 41B ऑफ द एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डील्स विथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी इज टू बी कंस्टिट्यूटेड अंडर हैजार्डस प्रोसेस। खतरनाक प्रक्रियाओं के तहत किस समिति का गठन किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, साइट अप्रेजल कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ हैजार्डस प्रोसेसेस
हु शुड बी ट्रेन्ड फॉर इमरजेंसीज। खतरनाक प्रक्रियाओं में आपात स्थिति के लिए किसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, यानी सुपरवाइजर्स को और वर्कर्स दोनों को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिटर्न बाय अ फैक्ट्री मस्ट बी सबमिटेड बिफोर। कारखाना वार्षिक विवरण कब तक प्रस्तुत करना होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, 31 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम इज मेंटेन अंडर विच सेक्शन। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ओवर टाइम रजिस्टर किस धारा के तहत दिया गया है। तो सेक्शन, ऑप्शन इसका सही आंसर है सेक्शन 59। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय। मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अधिनियम के उल्लंघन पर अधिकतम दंड क्या है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के उल्लंघन पर अधिकतम दंड कितना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 लाख की फाइन और 2 years इम्प्रिजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड इन। श्रमिकों की नियमित चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता किस स्थिति में है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इज मैंडेटरी इफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज। कल्याण अधिकारी की नियुक्ति कब अनिवार्य होती है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 500 वर्कर्स और मोर वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड अंडर द एक्ट मीन्स, यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत बालक की परिभाषा क्या है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिलो 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटेड टू कैंटीन इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग। कैंटीन से संबंधित प्रावधान किस फैक्ट्रियों पर लागू होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 250 और मोर वर्कर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन मैंडेट्स प्रोविजन ऑफ क्रेच अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सुगृह की व्यवस्था किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, सेक्शन 48। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो एडल्ट वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन डेज आवर इन अ डे। किसी वयस्क श्रमिक से एक दिन में अधिकतम कितने घंटे कार्य कराया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 9 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 7B आउटलाइंस ड्यूटीज ऑफ। ये अंडर फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शंस की बातें किया जा रहा है। तो धारा 7B किसकी जिम्मेदारियां बताती है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मैन्युफैक्चरर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 7A किस चीज से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्युपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1947। तो ये कब इनेक्ट हुआ और कब इन्फोर्स हुआ। तो इसका इनेक्टमेंट 11 मार्च 1947 को और इन्फोर्समेंट 1 अप्रैल 1947 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द एक्ट इंडस्ट्री इज डिफाइंड इन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत इंडस्ट्री को किस धारा में परिभाषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सेक्शन 2J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ वर्कमैन अंडर द एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत वर्कमैन कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री एक्सक्लूडिंग सुपरवाइजरी एंड मैनेजरियल। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मीन्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 औद्योगिक विवाद का क्या अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। छटनी में क्या शामिल नहीं है की बात करता है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले ऑफ इज डिफाइंड अंडर। किस सेक्शन में ले ऑफ को डिफाइन किया गया है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी है, सेक्शन 2K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एम्प्लॉयर क्लोजेस डाउन हिज बिजनेस परमानेंटली इट इज कॉल्ड। जब नियोक्ता स्थायी रूप से अपना व्यवसाय बंद कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वर्क्स कमिटी इज। वर्क्स कमेटी के गठन के लिए न्यूनतम कितने वर्कमैन की आवश्यकता होती है। जिसका सही आंसर वो ऑप्शन बी है, 100 वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। निम्न में से कौन सी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है। इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन डी है, बैंकिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, तीनों ही है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिलिएशन ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत मध्यस्थता अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है सेक्शन 4। लेबर कोड्स आर कंस्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत लेबर कोड की स्थापना किस धारा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड अंडर? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की स्थापना किस धारा के तहत की जाती है? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सेक्शन 7A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवार्ड ऑफ द लेबर कोड बिकम्स इनफोर्सिएबल आफ्टर? लेबर कोड का निर्णय कितने दिनों के बाद लागू होता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में? तो जिसका सही आंसर वो ऑप्शन सी है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इज डन अंडर विच सेक्शंस? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को विवाद संदर्भित करना किस धारा के अंतर्गत होता है? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन प्रोवाइड्स वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन? किस धारा में विवादों को मध्यस्थता में भेजने का प्रावधान है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में? जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है सेक्शन 10A। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस रिक्वायर्स नोटिस ऑफ? सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में हड़ताल के लिए कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकआउट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? लॉकआउट किस में परिभाषित है, किस सेक्शन में? जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है सेक्शन 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलीगल स्ट्राइक इज मेंशन्ड अंडर? किस धारा में दिया गया अवैध हड़ताल के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ले ऑफ कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड फॉर? ले ऑफ मुआवजा पाने के लिए कर्मचारी ने कितने दिन कार्य किया होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले ऑफ कंपनसेशन इज? ले ऑफ के लिए मुआवजा कितना होता है? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 50% ऑफ बेसिक वेजेस पर प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रेंचमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में छटनी किस धारा में परिभाषित है? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन सी है सेक्शन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेशन फॉर रिट्रेंचमेंट इज? छटनी के लिए मुआवजा कितना होता है? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग इज डिफाइंड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के किस धारा में क्लोजर को परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 2CC में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वैलिड रिट्रेंचमेंट हाउ मेनी डेज नोटिस मस्ट बी गिवन? वह छटनी के लिए कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है? जो सही आंसर है उसका ऑप्शन सी है 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एम्प्लॉयर क्लोजेस डाउन एन अंडरटेकिंग कंपनसेशन इज पेएबल अंडर? यदि नियोक्ता प्रतिष्ठान को बंद करता है तो मुआवजा किस धारा के तहत देय होता है? तो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है सेक्शन 25FFF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रेंचमेंट मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ? छटनी के में किस सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होता है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है लास्ट कम फर्स्ट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में अस्वीकार श्रम प्रथाओं का उल्लेख किस धारा में है? तो सही आंसर ऑप्शन ए सेक्शन 25T। सेक्शंस वाले जितने भी प्रोविजन आ रहे हैं उन सबको आप याद रखिएगा, सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अक्सर बनाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इन अंडर? अस्वीकार्य श्रम प्रथाओं के लिए दंड किस धारा में दिया गया अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है सेक्शन 25U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू? इस अधिनियम की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? किस अधिनियम की? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में उपयुक्त सरकार की जो परिभाषा है वो किस धारा के तहत दी गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट
प्रोहिबिट्स स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स ड्यूरिंग कंसिलिएशन। सम्मेलन की अवधि में हड़ताल या तालाबंदी पर रोक किस धारा में है? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सेक्शन 23 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 इज। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कौन बना सकता है? जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, एम्प्लॉय और वर्कमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन डन। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण किस धारा के तहत होता है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन गेट्स लीगल स्टेटस ऑफ। पंजीकृत ट्रेड यूनियन को किस कानूनी स्थिति का लाभ मिलता है? तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, लीगल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड बाय। पंजीकरण प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण है अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन। पंजीकृत ट्रेड यूनियन क्या कर सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। ओन प्रॉपर्टी कर सकती है, और भी सूड हो सकता है, इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन इज। ट्रेड यूनियन की सदस्यता। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वॉलेंट्री अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट अप्लाइज टू। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अप्लाइज टू से। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज वैलिड फॉर। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है? जो सही आंसर ऑप्शन सी है, लाइफ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी डिसॉल्व्ड बाय। पंजीकृत ट्रेड यूनियन को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? जो सही आंसर ऑप्शन बी है, मेंबर्स बाय रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन कैन द रजिस्ट्रार कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। किस धारा के अंतर्गत रजिस्टर पंजीकरण रद्द कर सकता है? जो सेक्शन 10 के अंतर्गत, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का कौन सा अधिकार है? जिसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। रजिस्ट्रेशन भी है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी है, प्रॉपर्टी ओनरशिप भी है, तो यानी तीनों सही है। तो जो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही ट्रेड यूनियन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू। ट्रेड यूनियन अधिनियम किसकी सुरक्षा करता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेड यूनियंस एंड देयर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द ट्रेड यूनियंस एनुअल रिटर्न सबमिटेड। ट्रेड यूनियन की वार्षिक रिपोर्ट कैसे जमा की जाती है? जो सही आंसर है वो उसका ऑप्शन ए है, टू रजिस्ट्रार एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन इज इम्यून फ्रॉम। ट्रेड यूनियन किससे मुक्त होती है? तो जो सही आंसर ऑप्शन ए, सिविल सूट्स फॉर एक्ट्स डन इन कंटेम्पलेशन और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन प्रोटेक्ट्स ऑफिस बेयरर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों को कौन सी धारा नागरिक दायित्व से सुरक्षा देती है? तो जो सही आंसर ऑप्शन सी है, सेक्शन 18 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। निम्न में से कौन ट्रेड यूनियन का कार्य नहीं है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, एम्प्लॉइंग वर्कर्स डायरेक्टली। बाकी के सभी ट्रेड यूनियन के वर्क हैं, यानी कि उसके फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ ट्रेड यूनियन फेल्स टू सबमिट इट्स एनुअल रिटर्न। यदि ट्रेड यूनियन अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा नहीं करती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही है, फाइन मे बी इम्पोज। फाइन इम्पोज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सटेंड्स टू। ट्रेड यूनियन अधिनियम कहाँ लागू होता है? तो होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ट्रेड डिस्प्यूट अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट मीन्स। ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत ट्रेड विवाद का अर्थ क्या है? तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेजेस, एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ वर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर अनलॉफुल एक्ट विच, ट्रेड यूनियन की गैर कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी क्या है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन बी है लिमिटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियंस आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ, ट्रेड यूनियन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है वर्कर्स राइट एंड वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोविजंस इज, ट्रेड यूनियंस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम दंड क्या हो सकता है? तो जो सही आंसर ऑप्शन ए है ₹500, यानी कि एक्सटेंड टू ₹500। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोटेक्ट्स ऑफिस बेयरर्स फ्रॉम लाइबिलिटी प्रोवाइडेड दे एक्ट, ट्रेड यूनियन अधिनियम पदाधिकारियों को किस शर्त पर दायित्व से बचाता है? जो सही आंसर है ऑप्शन बी है इन गुड फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मेंबर्स विदड्रॉ फ्रॉम अ ट्रेड यूनियन, सदस्य ट्रेड यूनियन से कैसे निकल सकते हैं? जो सही आंसर है ऑप्शन ए है बाय गिविंग रिटन नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी में ट्रेड यूनियन की क्या भूमिका है? तो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी रिप्रेजेंट वर्कर्स, निगोशिएट टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोटेक्ट वर्कर इंटरेस्ट, ये तीनों ही इसकी सामूहिक सौदेबाजी में ट्रेड यूनियन की भूमिका है। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। And next question, the right to form trade union is guaranteed under which fundamental right, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत है? तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अ ट्रेड यूनियन मस्ट बी, ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए? जो सही आंसर ऑप्शन ए डिस्प्लेड एट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 applies to एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? तो जो सही आंसर ऑप्शन ए है 10 और मोर एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव अलाउड अंडर दिस एक्ट इज MBA, यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत अधिनियम के तहत अधिकतम मातृत्व अवकाश की अवधि क्या है? तो 26 वीक्स है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट प्रोवाइड्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2, यह अधिनियम मातृत्व लाभ किसे प्रदान करता है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है वुमेन एम्प्लॉइज हु हैव वर्कड एटलीस्ट 80 days इन लास्ट 12 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल बोनस इज पेएबल इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड, मेडिकल बोनस कब दिया जाता है? अंडर MBA, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है फ्री मेडिकल केयर ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्प्लॉयर कैन नॉट रिक्वायर अ वुमेन टू वर्क, नियोक्ता महिला कर्मचारी से किस समय काम नहीं करवा सकता? तो जो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, नहीं नाइट शिफ्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता, ओवर टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता, हैजार्डस वर्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करवा सकता, ये तीनों ही सिचुएशन में जो पर दिए गए नहीं करवा सकता। तो इसलिए सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा ऑप्शन डी अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटरनिटी लीव पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ, मातृत्व अवकाश किस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है? तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, यानी मल्टीपल बर्थ, ट्विंस, ट्रिपल्स होता है तो, और फिर कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, तो इन दो स्थिति में मातृत्व अवकाश बढ़ाया जा सकता है, मैटरनिटी लीव पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए भी दोनों सही है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ मैटरनिटी लीव इज नॉट अवेलेबल फॉर, मातृत्व अवकाश का लाभ किसे नहीं मिलता? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी, यानी वुमेन एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 80 days, और सी है हमारा इसका वुमेन एम्प्लॉयड इन एस्टेब्लिशमेंट्स विथ लेस देन 10 एम्प्लॉयज। तो ए और सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2017 टू इंक्रीज मैटरनिटी लीव फ्रॉम, अधिनियम में 2017 में मातृत्व अवकाश की अवधि कितने सप्ताह से बढ़ाई गई? जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 12 to 26 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट में इंक्लूड अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, अधिनियम के उल्लंघन पर दंड क्या हो सकता है? तो जो सही आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 months एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट इज पेएबल इवन इफ द वुमेन एम्प्लॉय, मातृत्व लाभ कब भी दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है? तो जो सही आंसर है ऑप्शन
सी है बोथ ए एंड बी इज ऑन प्रोबेशन और इज टेम्पररी वर्कर। इन दोनों ही स्थिति में मैटरनिटी बेनिफिट इज पेएबल इवन इफ द वुमेन इम्प्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट कैन बी अवेल्ड फॉर। मातृत्व लाभ किसके लिए प्राप्त किया जा सकता है? जो सही आंसर है ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी डिलीवरी में भी, मिसकैरेज में, स्टिल बर्थ, तीनों ही स्थिति में पाया जा सकता है। सही आंसर डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट मैंडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अधिनियम के अनुसार गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा जांच कब करवाई जाती है? तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट वाज अमेंडेड इन विच ईयर टू इंक्लूड एडॉप्शन एंड सरोगेसी। दत्तक ग्रहण और सरोगेसी को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो जो सही आंसर ऑप्शन बी है 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय। यह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया जाता है? कौन सा अधिनियम? तो द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस रिक्वायर्ड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। मातृत्व लाभ के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है? जिसका सही आंसर वो ऑप्शन ए है 80 डेज इन लास्ट 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट इंक्लूड्स। मातृत्व लाभ में क्या शामिल है? जो सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि लीव विथ वेजेज भी शामिल है, नर्सिंग ब्रेक भी शामिल है, मेडिकल बोनस भी शामिल है। तीनों यहाँ ऑप्शन सही है एबीसी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज इनैक्टेड टू। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट अप्लाइज टू। जो सही आंसर है वो उसका ऑप्शन बी है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स मिनिमम वेजेस अंडर दिस एक्ट। अंडर विच एक्ट? द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जिसका सही आंसर है वो सही आंसर इसका सी है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ। न्यूनतम मजदूरी किस आधार पर तय की जा सकती है? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, टाइम रेट पे और पीस रेट पे। तो दोनों ही इसका सही है, ए और बी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेज फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट शुड बी सफिशिएंट टू। न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर मीट बेसिक नीड्स ऑफ द वर्कर। तो जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वेजेस वंस फिक्स्ड कैन बी रिवाइज्ड। न्यूनतम मजदूरी कब संशोधित की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है एज पर गवर्नमेंट डिस्क्रिशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट इज कॉल्ड। अधिनियम के अंतर्गत तय की गई मजदूरी को क्या कहा जाता है? तो मिनिमम वेज कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज इनैक्टेड इन। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वाज इनैक्टेड इन 1948। 15 मार्च 1948 को मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इनैक्टमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस बिलो मिनिमम वेज। न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने पर क्या दंड है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है फाइन एंड और इम्प्रिजमेंट, यानी कि फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अप्लाइज टू। अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 किन श्रमिकों पर लागू होता है? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी है बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 अंडर द एक्ट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स। अधिनियम के तहत सूचीबद्ध रोजगार का क्या अर्थ है? जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वेजेस फिक्स्ड अंडर द एक्ट मस्ट बी। अधिनियम के तहत तय मजदूरी कैसी होनी चाहिए? तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए होगा फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मिनिमम वेजेस आर नॉट पेड द वर्कर कैन अप्रोच। अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती तो श्रमिक कहाँ जा सकता है? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है लेबर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज बोर्ड कंसिस्ट ऑफ। वेज बोर्ड में कौन कौन होते हैं? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। एम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं। जिसका सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द मिनिमम वेज नोटिफाइड, न्यूनतम मजदूरी कैसे अधिसूचित की जाती है, जिसका सही आंसर वो ऑप्शन ए गवर्नमेंट गैजेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फिक्सेस द मिनिमम वेज इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, केंद्रीय सरकार के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तय करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएसआई एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर, जिसका सही आंसर वो 1948, ऑप्शन बी ईएसआई एक्ट 1948, यानी कि 19 अप्रैल 1948 को ईएसआई एक्ट इन्फोर्स हुआ था। ये जो ईएसआई एक्ट है वो 19 अप्रैल 1948 को इनेक्ट हुआ था, ये इनेक्टमेंट डेट है। और ये इन्फोर्स कब हुआ था, तो ये सारे स्टेट में अलग अलग डेट पे अलग अलग स्टेट में ये इन्फोर्स हुआ था। तो जो हमारा ईएसआई एक्ट है वो 1948 है और ये इसका इनेक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट अलग अलग है अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएसआई एक्ट 1948 इज अप्लीकेबल टू, यह अधिनियम किस पर लागू होता है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी है फैक्ट्रीज एंड सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेज सीलिंग फॉर कवरेज अंडर ईएसआई एज ऑफ लेटेस्ट अमेंडमेंट, ईएसआई के अंतर्गत आने के लिए वेतन सीमा नवीनतम संशोधन के अनुसार क्या है, तो 21,000 रुपीज, सेक्शन ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड अंडर द ईएसआई स्कीम, ईएसआई योजना के अंतर्गत कौन से लाभ मिलते हैं, जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है, मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है, मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है, तो एबीसी तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द ईएसआई एक्ट इज, ईएसआई अधिनियम को लागू करने वाली प्राधिकरण है कौन सी है, तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ईएसआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी इंक्लूड्स अंडर ईएसआई एक्ट, रोजगार चोट में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है इंजरी अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकनेस बेनिफिट इज पेड एट द रेट ऑफ, बीमारी लाभ किस दर पर दिया जाता है, तो 70% ऑफ वेजेज, यानी कि ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट अंडर ईएसआई इज अवेलेबल फॉर, ईएसआई के तहत मातृत्व लाभ कितने दिनों के लिए मिलता है, तो 26 वीक्स के लिए, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन रेट अंडर ईएसआई इज, कर्मचारी की ईएसआई योगदान दर है 0.75%, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विथ मेडिकल बेनिफिट अंडर द ईएसआई एक्ट, ईएसआई अधिनियम में चिकित्सा लाभ से संबंधित धारा कौन सी है, सेक्शन 46 ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पीरियड अंडर ईएसआई एक्ट, ईएसआई अधिनियम में योगदान अवधि क्या होती है, जिसका सही आंसर वो ऑप्शन बी है 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी की परिभाषा ईएसआई अधिनियम की किस धारा में दी गई है, जिसका सही आंसर वो ऑप्शन ए है सेक्शन 2 क्लॉज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट अंडर ईएसआई एक्ट, निम्न में से कौन सा ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत लाभ नहीं है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी है एजुकेशन बेनिफिट। बाकी के जो ए बी और डी ऑप्शन है वो तीनों ही ईएसआई के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर अप्लीकेबिलिटी ऑफ ईएसआई एक्ट, ईएसआई अधिनियम लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तो 10, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन ईएसआई कंट्रीब्यूशन इज टू बी डिपॉजिटेड, ईएसआई योगदान कितनी बार जमा किया जाना चाहिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी मंथली किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई योगदान न भरने पर दंड क्या है, जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी सेटल्स डिस्प्यूट अंडर ईएसआई एक्ट, ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत विवादों का निपटारा कौन करता है, तो जिसका सही आंसर वो ऑप्शन बी है ईएसआई कोर्ट। कहीं कहीं इसमें आपको ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ईएसआई कोर्ट या फिर ईएसआई ऑर्गेनाइजेशन जो भी देगा वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ईएसआईसी एस्टेब्लिश्ड, ईएसआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द एक्ट डील्स विद ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, ईएसआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची व्यावसायिक रोगों से संबंधित है, तो 3rd शेड्यूल, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंश्योर्ड पर्सन इज डिफाइंड इन, बीमित व्यक्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 14, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन अंडर ईएसआई इज मेड बाय, ईएसआई में योगदान कौन करता है, तो ऑप्शन सी सही है बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन कार्यस्थ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो अब बी है 1923 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट वाज रीनेम्ड एज कार्यस्थ मजदूरी अधिनियम का नाम बदलकर क्या किया गया? तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट किया गया और ये कब किया गया? तो 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट अप्लाइज टू, यह अधिनियम किस पर लागू होता है? तो ये किस पर अप्लाई होता है? ये इम्प्लाइज इन सर्टेन हेजार्डस ऑक्यूपेशन पे अप्लाई होता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपनसेशन, कार्यस्थ मजदूरी आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट इंक्लूड्स कंपनसेशन फॉर, अधिनियम में किस प्रकार के नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, डेथ, इंजरी एंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेशन इज पेएबल इफ इंजरी रिजल्ट्स इन अंडर वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, मुआवजा कब देय होता है? तो जो सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। पार्शियल डिसेबलमेंट पे भी दिया हो जाता है, टेम्पररी डिसेबलमेंट में भी दिया जाता है, टोटल डिसेबलमेंट में भी दिया जाता है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 किन 4 अधिनियमों को सम्मिलित करता है? विच 4 एक्ट्स आर कंसोलिडेट अंडर द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का दायित्व किसका है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फिक्सिंग मिनिमम वेज अंडर द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेतन निर्धारित किया जाता है और राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन तय करती है जो फ्लोर वेतन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत ओवर टाइम के लिए भुगतान दर क्या है? व्हाट इज द ओवर टाइम पेमेंट रेट अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सामान्य वेतन का 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन भुगतान की अधिकतम अवधि मासिक वेतन के लिए क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ मंथली वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अगले महीने की 7 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार बोनस भुगतान के लिए न्यूनतम काम करने के दिन कितने हैं? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर बोनस अंडर द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन से कटौती की अधिकतम सीमा कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत क्या? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन फॉर वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नियोक्ता को सहायता और सलाह देना, कानून पालन में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन का भुगतान किस माध्यम से किया जा सकता है? अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019 व्हाट मोड्स ऑफ पेमेंट आर अलाउड फॉर वेजेस? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन सी है, नगद, बैंक ट्रांसफर या अन्य वैध माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार बोनस भुगतान किस अवधि में करना अनिवार्य है? विद इन व्हाट टाइम फ्रेम मस्ट द बोनस बी पेड अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, अगले वित्तीय वर्ष के 8 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन विवादों के निपटान के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं? हु आर अपॉइंटेड टू रिजॉल्व वेज डिस्प्यूट अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी है, श्रम आयुक्त या प्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में कौन से कर्मचारी को श्रमिक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड अ वर्कर अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है चाहे वो अनुबंधित हो या अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार वेतन में कटौती के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डिडक्शन फ्रॉम वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, कर्मचारी की लिखित सहमति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार वेतन किसे भुगतान करना अनिवार्य है? टू हुम इज पेमेंट और वेजेस मैंडेटरी अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, अभी सभी कर्मचारी, चाहे वे पूर्णकालिक हो, अंशकालिक हो या अस्थायी हो या अनुबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत फ्लोर वेतन का क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय फ्लोर वेज अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार बोनस की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन की कटौती के लिए अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन फ्रॉम वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो 50% है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन विवाद के निपटान की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर सेटलमेंट ऑफ वेज डिस्प्यूट्स अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन की परिभाषा में किन में से निम्न में से क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जो सही आंसर है वो डी है, घर किराया भत्ता, यानी बेसिक वेतन भी है, महंगाई वेतन, ओवर टाइम वेतन तीनों शामिल है, घर किराया वेतन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत रिटेनिंग अलाउंस का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटेनिंग अलाउंस अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, कर्मचारी को काम पर बने रहने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में किसके लिए मजदूरी शब्द का प्रयोग किया गया है? हु इज रेफर्ड टू बाय द टर्म वर्कर अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सभी प्रकार के कर्मचारी जो वेतन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द अथॉरिटी टू फिक्स द मिनिमम वेज अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेतन निर्धारित करने के बाद राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत बोनस किस आधार पर दिया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज द बोनस पेड अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो सही आंसर है ऑप्शन बी है, कंपनी के मुनाफे और कर्मचारी के वेतन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन भुगतान के लिए क्या अनिवार्य अवधि है? तो व्हाट इज द मैंडेटरी पीरियड फॉर वेज पेमेंट अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, अगले महीने की 7 तारीख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत मजदूरों के लिए कौन सी व्यवस्था अनिवार्य है? व्हाट प्रोविजंस इज मैंडेटरी फॉर वर्कर्स अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यूनतम वेतन का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड टू सेटल वेज डिस्प्यूट्स अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? कोड ऑन वेजेस 2019 के तहत वेतन विवादों को हल करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, श्रम आयुक्त या प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 के अनुसार वेतन भुगतान में देरी होने पर कार्यवाही कितने दिन के भीतर शुरू होनी चाहिए? विद इन हाउ मेनी डेज शुड एक्शन बी इनिशिएटेड फॉर डिले इन वेज पेमेंट अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है, 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ऑन वेजेस 2019 में वेतन की परिभाषा में क्या शामिल है? व्हाट इज द इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द कोड ऑफ वेजेस 2019? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, बेसिक वेतन, महंगाई भत्ता, ओवरटाइम वेतन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कंसोलिडेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 निम्नलिखित में से किन कानूनों को समेकित करता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट को एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 और साथ ही एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इन तीनों को ही ये इंक्लूड करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोड प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स? द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंतर्गत कोड किन किन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, तीनों को करता है, तो सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द कोड द टर्म गिग वर्कर मीन्स द कोड
ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत गीग वर्कर का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंगेज्ड इन टेम्पररी वर्क थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 व्हाट इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड? कोड के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान की दर क्या है? तो 12% ऑफ वेजेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ विच कैटेगराइज फॉर ऑफ वर्कर्स? कोड किन श्रमिक वर्गों के सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है? तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बारे में भी गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, तीनों को ही ये सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिप्लेसेस विच अर्लियर एक्ट? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किस पूर्व कानून की जगह लेता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर द कोड इज? अंडर द विच कोड? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो कोई सीमा लिमिट नहीं है, नो मैक्सिमम एज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिक्योरिटी कोड मैंडेट्स मेंटेनेंस ऑफ विच काइंड ऑफ फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? सामाजिक सुरक्षा कोड असंगठित श्रमिकों के लिए किस प्रकार का कोष बनाए रखने का प्रावधान करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वेलफेयर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस? कोड के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि ईएसआई लागू हो? तो 20 वर्कर्स होनी चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिक्योरिटी कोड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? सामाजिक सुरक्षा कोड किस तिथि से लागू हुआ? तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1 जुलाई 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 विच बॉडी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स? कोड के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेशनल वेलफेयर बोर्ड फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोड विच कोड? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्लेटफॉर्म वर्कर मीन्स? प्लेटफॉर्म वर्कर का क्या मतलब है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्कर इंगेज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स? कोड गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए कौन कौन से लाभ प्रदान करता है? तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, इन तीनों को ही ये प्रोवाइड करती है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सटेंड टू विच जियोग्राफिकल एरियाज? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी किन क्षेत्रों में लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी कोड प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस? सामाजिक सुरक्षा कोड में अनुपालन ना करने पर कौन कौन से दंड है? तो सही आंसर इसका फाइन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी? कोड में सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से किस श्रमिक वर्गों को मान्यता दी गई है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी है और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी है, तो ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब्स सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन? कोड में सामाजिक सुरक्षा योगदान किस आधार पर निर्धारित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, ग्रॉस सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोड सोशल सिक्योरिटी 2020 द टर्म वर्कर इंक्लूड्स? कोड के अनुसार वर्कर में कौन कौन शामिल है पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। एम्प्लॉइज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब सोशल सिक्योरिटी फॉर विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट? कोड किन प्रकार की नौकरियों के लिए सामाजिक सुरक्षा निर्धारित करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिक्योरिटी कोड रिकॉग्नाइजेज विच अथॉरिटी
फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लॉ, सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रवर्तन के लिए कोर्ट किस प्राधिकारी को मान्यता है? तो इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी स्पेसिफाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, सामाजिक सुरक्षा कोड के किस अनुसूची के में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अलाउज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच अपीलेट अथॉरिटी, सामाजिक सुरक्षा कोड किस अपील अधिकरण के गठन की अनुमति देता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सोशल सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल सिक्योरिटी कोड अप्लाइज टू, सामाजिक सुरक्षा कोड किस पर लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, ऑल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 कंसोलिडेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, औद्योगिक संबंध कोड 2020 निम्नलिखित में से किन कानूनों को एकत्रित करता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, औद्योगिक संबंध कोड के तहत ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, औद्योगिक संबंध कोड के अनुसार ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 प्रिस्क्राइब्स कंडीशंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, औद्योगिक संबंध कोड 2020 निम्नलिखित में से किसके लिए शर्तें निर्धारित करता है? तो ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट के लिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमेन इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर अप्लाइंग द प्रोविजंस रिलेटेड टू ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, औद्योगिक संबंध कोड के तहत ले ऑफ और छटनी से संबंधित प्रावधान लागू करने के लिए न्यूनतम कितने श्रमिक होने चाहिए? तो 50 होने चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड डिफाइंस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एज डिस्प्यूट बिटवीन, अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में कोड में औद्योगिक विवाद की परिभाषा है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें? तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन देमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर अ स्ट्राइक नोटिस, औद्योगिक संबंध कोड के तहत हड़ताल की सूचना के लिए अधिकतम अवधि क्या है? 14 डेज, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोड परमिट्स ले ऑफ कंपनसेशन एट व्हाट रेट, कोड ले ऑफ मुआवजे की दर क्या निर्धारित करती है? तो 50% ऑफ वेजेस, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज रिपील्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, औद्योगिक संबंध कोड 2020 ने कौन सा अधिनियम निरस्त किया है? तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ, औद्योगिक संबंध कोड किसके गठन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर सी है, बोथ ए एंड बी, वर्कर्स कमेटी को भी और स्टैंडिंग ऑर्डर्स को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड द टर्म ले ऑफ मीन्स, ले ऑफ का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच कमेटी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, औद्योगिक संबंध कोड विवाद समाधान के लिए किस समिति के गठन की अनुमति देता है? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इसका सही है, वर्क कमेटी और ग्रीवांस कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड द स्ट्राइक इंक्लूड्स, स्ट्राइक में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, वर्क स्टॉपेज विथ और विदाउट नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 डिफाइंस रिट्रेंचमेंट एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, औद्योगिक संबंध कोड 2020 के अनुसार छटनी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, बोथ ए एंड बी, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं है, डिसमिसल फॉर मिसकंडक्ट भी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्टैंडिंग ऑर्डर्स अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, औद्योगिक संबंध कोड के तहत अस्थायी आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेगुलेट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडक्ट ऑफ वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्क्स कमेटी अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, औद्योगिक संबंध कोड के तहत वर्क्स कमेटी की भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रमोटिंग मेजर्स फॉर गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 रिप्लेस्ड विच 3 अर्लियर लेबर लॉज। औद्योगिक संबंध कोड 2020 में किन 3 पुराने श्रम कानून को प्रतिस्थापित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अब What is the main objective of the Employees Provident Fund Act 1952? Employees Provident Fund Act 1952 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी टू प्रोवाइड प्रोविडेंट फंड फॉर एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्स द प्रोविडेंट फंड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के तहत प्रोविडेंट फंड कौन संचालित करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एन एम्प्लॉय टू बिकम मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए प्रोविडेंट फंड का सदस्य बनने के लिए? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवर्स। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम किसे कवर करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है ऑल एम्प्लॉयज अर्निंग वेजेस अप टू सर्टेन लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम इज लिंक्ड टू विच एक्ट। कर्मचारी पेंशन योजना किस अधिनियम से जुड़ी हुई है? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम। प्रोविडेंट फंड का योगदान किससे करता है, किससे डिडक्ट होता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी है बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट ऑन द प्रोविडेंट फंड इज डिक्लेयर्ड बाय। भविष्य निधि पर ब्याज किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ईपीएफओ। ऑप्शन ए सही है यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। कौन सा एक्ट? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना के लिए प्रावधान करता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी काम करता है और पेंशन स्कीम के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ईपीएफ। ईपीएफ से संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही है ईपीएफओ एप्लीएट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द ईपीएफ एक्ट। ईपीएफ अधिनियम के उल्लंघन पर दंड क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है बोथ फाइन एंड इम्प्रेस। तो इसका फाइन और इम्प्रेसमेंट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द ईपीएफ एक्ट। निम्नलिखित में से कौन ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 केम इनटू फोर्स ऑन। कब ये फोर्स हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1952 को। And next question है what is the minimum number of employees required for EPF applicability is an establishment। किस प्रतिष्ठान में ईपीएफ लागू होने के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारी होने चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन, तो इसका आंसर बी है ऑप्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द ईपीएफ एक्ट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। ईपीएफ अधिनियम की कौन सी अनुसूची वेतन की परिभाषा देती है? जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ सर्विस फॉर क्लेमिंग पेंशन अंडर ईपीएस। ईपीएस के तहत पेंशन के लिए सेवा की अवधि क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन 10 ईयर्स है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट अंडर ईपीएफ एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ईपीएफ अधिनियम के तहत लाभ नहीं है? तो मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी हैज अपीलेट अथॉरिटी अंडर द ईपीएफ एक्ट। ईपीएफ अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है ईपीएफ अपीलीट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डज ईपीएफओ डिक्लेयर इंटरेस्ट रेट। ईपीएफओ ब्याज दर कितनी बार घोषित करता है? तो वो एनुअली करता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 इज फ्रेम्ड बाय। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 किसके द्वारा बनाई गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर की परिभाषा किस धारा में दी गई है? अंडर विच सेक्शन इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइडेड? तो सेक्शन 2(1) सब क्लॉज डी में है यानी कि 6 ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की परिभाषा कौन सी है? वो हु इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंडर द एक्ट? तो
ऑप्शन बी सही है, एम्प्लॉयर हु ओन्स ऑन और कंट्रोल्स द एस्टेब्लिशमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? हु इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर द एक्ट? किसे कहा जाता है? इधर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन जुरिस्डिक्शन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत किस श्रेणी के एस्टेब्लिशमेंट से में कॉन्ट्रैक्ट लेबर की नियुक्ति पर रोक लगाई जा सकती है? इन विच कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स कैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयमेंट बी एस्टेब्लिश्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सर्टेन कैटेगरीज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट लेबर को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग मिनिमम वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर? तो बोथ कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ज्वाइंटली। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर को किन प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है? व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अंडर द एक्ट? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका सही, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम, प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, रजिस्टरिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ द अथॉरिटीज इफ रिक्वायर्ड। तीनों ही सही है, ऑप्शन डी सही है इसका आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड फॉर एबॉलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, प्रायर परमिशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में किस धारा के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए वेलफेयर फैसिलिटीज जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन आदि का प्रावधान है? अंडर विच सेक्शन आर वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैंडेट? तो सेक्शन 16 के तहत है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड बोथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर इक्वली लायबल? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, वर्कमैन ऑफ फायरस्ट्रेन टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेज द मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कौन सी संस्था कॉन्ट्रैक्ट लेबर की निगरानी करती है? विच अथॉरिटी सुपरवाइजेस कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर द एक्ट? लेबर इंस्पेक्टर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए किस स्थिति में नियमितीकरण का प्रावधान होता है? व्हेन रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट? जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, एज पर द डायरेक्टिव ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नियुक्ति से पहले क्या देना आवश्यक है? व्हाट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट? आइडेंटिटी कार्ड और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सुरक्षा के लिए कौन से कर्तव्य है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर? ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी लॉज, प्रोवाइड वेलफेयर एमिनिटीज, ओवरसी वर्किंग कंडीशन। तीनों ही सही है इसका, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSH कोड 2020 किस प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होता है? टू विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज डज द OSH कोड 2020 अप्लाई? इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, सभी प्रकार के कर्मचारियों पर, चाहे स्थायी हो, अस्थायी हो, ठेके पर हो। OSH कोड 2020 का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशनल कोड 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSH कोड 2020 के तहत किस अधिकारी को निरीक्षण और निगरानी की शक्ति प्राप्त है? विच ऑफिसर इज एम्पावर्ड विद इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग अंडर द OSH कोड 2020? तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSH कोड 2020 के अनुसार महिला कर्मचारी किस प्रकार की शिफ्ट में काम कर सकती है? अंडर OSH कोड 2020 इन व्हाट शिफ्ट कैन वुमेन एम्प्लॉयज वर्क? तो इसका जो सी आंसर सही है, दिन और रात्रि दोनों में यदि सुरक्षा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSH कोड 2020 के अंतर्गत ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज मीन बाय ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अंडर द OSH कोड 2020? यानी ऑप्शन बी सही है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए सभी उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSH कोड 2020 किस श्रेणी की इकाइयों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है? ऑन विच कैटेगरी ऑफ यूनिट्स इज द OSH कोड 2020 मैंडेटरी एप्लीकेबल? 10 और उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान पर यह लागू होता है। ऑप्शन ए इसका सही है, 10 और मोर श्रमिक वाले प्रतिष्ठान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसएच कोड 2020 के तहत कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? अंडर ओएसएच कोड 2020 हु होल्ड्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एट द वर्क प्लेस? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसएच कोड 2020 के अनुसार काम के घंटों की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्किंग आवर्स अंडर द ओएसएच कोड 2020? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, 8 घंटे प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसएच कोड 2020 के तहत कौन सा नया डिजिटल पोर्टल शामिल किया गया है? विच न्यू डिजिटल पोर्टल इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ओएसएच कोड 2020? तो श्रम सुविधा पोर्टल यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसएच कोड 2020 में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर किसे कहा गया है? हु इज कंसिडर्ड एन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर अंडर ओएसएच कोड 2020? ऑप्शन ए सही है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य काम करने जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। किसके अंतर्गत? ओएसएच कोड 2020 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसएच कोड 2020 के अंतर्गत किस श्रमिक को निःशुल्क मेडिकल जांच मिलती है? विच वर्कर इज इंटाइटल टू फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर ओएसएच कोड 2020? तो सभी श्रमिक को मिलती है, यानी कि ऑल वर्कर्स को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएसएच कोड 2020 में कामकाजी महिलाओं को कौन सी सुविधा प्रदान की गई है? वो व्हाट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू वर्किंग वुमेन अंडर ओएसएच कोड 2020? तो उपरोक्त सर्विस का सही आंसर है ऑप्शन डी। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले को भी मिलती है, मैटरनिटी लीव भी मिलता है, क्रच फैसिलिटी भी, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द एबव सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड के अंतर्गत अगर कोई प्रतिष्ठा से नियमों का उल्लंघन करता है तो अधिकतम सजा क्या हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर वायलेशन ऑफ अंडर द कोड? कौन सा कोड? ओएसएच कोड। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, ₹5 लाख और या फिर कारावास भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसएच कोड 2020 किन पुराने अधिनियमों को समाहित करता है? विच ओल्डर एक्ट्स आर सबसमर अंडर ओएसएच कोड 2020? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। फैक्टरीज एक्ट 1948 को भी, माइंस एक्ट 1952 को, और साथ ही इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 को भी ये सब सम करता है। कौन? ओएसएच कोड 2020। चलिए अब हमारा केस लॉ स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला केस लॉ हमारा है, इन विच केस did the Supreme Court rule that contract labor in prohibited categories must be absorbed as regular employees? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि निश्चित श्रेणियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को नियमित कर्मचारी के रूप में समाहित किया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स। सेकेंड है, Which case upheld the constitutional validity of the Contract Labor Act 1970? किस मामले में अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था? इसका जो सही आंसर है वो हमारा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैमन इंडिया लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच केस डिड द कोर्ट होल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू रेगुलराइजेशन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेम? किस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट एक छलावा है तो श्रमिक नियमितीकरण के पात्र हैं? तो किस केस में कहा गया? तो एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच केस द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर्स वेलफेयर इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स? किस मामले के अनुसार यदि कॉन्ट्रैक्टर विफल रहता है तो मुख्य नियोक्ता श्रमिकों के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है? दीनानाथ वर्सेस नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है आपका, विच केस एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट टू कॉन्ट्रैक्ट फीमेल वर्कर्स? किस मामले में महिला कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है, इन विच केस वॉज इट हेल्ड दैट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू? किस मामले में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर भी लागू होता है? सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश के केस में कहा गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, इन विच केस was that act held applicable to government establishments as well? किस मामले में निर्णय दिया गया कि यह अधिनियम सरकारी प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है? किस केस में कहा? ये भील वर्कर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। और कौन से एक्ट के बारे में बात करती कि कौन से एक्ट हेल्ड एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एज वेल? तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 के बारे में बात करता है।
नेक्स्ट केस है विच केस डिस्कस द स्कोप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर द एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में बात करता है। किस मामले में अधिनियम के तहत प्रतिष्ठासन की परिभाषा पर चर्चा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस IACWU। नेक्स्ट केस है विच केस क्लैरिफाइड दैट वर्क मस्ट बी पेरेनियल टू प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट लेबर। किस मामले में स्पष्ट किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रतिबंधित करने के लिए कार्य का सतत पेरेनियल होना आवश्यक है। तो इसका केस है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामलाल मंडल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का केस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है in which case was the employer's refusal to bargain collectively held as an unfair labor practice। किस मामले में नियोक्ता द्वारा सामूहिक वार्ता से इनकार को अनुचित श्रम व्यवहार माना गया। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन के केस में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है विच केस रूल्ड दैट डिसमिसल विदाउट परमिशन ड्यूरिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इज इनवैलिड अंडर सेक्शन 33। किस मामले में कहा गया कि लंबित कार्यवाही के दौरान बिना अनुमति के निकाला गया कर्मचारी अवैध है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेज रुकमा जी वाला के केस में कहा गया। नेक्स्ट केस है विच केस क्लैरिफाइड द प्रोसीजर एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स अंडर सेक्शन 10A। इस मामले में धारा 10A के तहत मध्यस्थता पुरस्कार की प्रक्रिया और पालन की व्याख्या की गई। तो रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टाफ यूनियन के केस में ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट केस है इन विच केस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस फॉर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन्ड। किस मामले में छटनी मुआवजे के लिए लगातार सेवा की अवधारणा समझाई गई है। अनक पाले कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है विच जजमेंट अपहेल्ड द नेसेसिटी ऑफ प्रायर परमिशन फॉर क्लोजर अंडर सेक्शन 25O। किस फैसले में धारा 25O के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता को मान्यता दी गई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस महाराष्ट्र जनरल कामगार यूनियन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है विच केस हेल्ड दैट डिसमिसल ऑफ वर्कर्स फॉर यूनियन एक्टिविटीज इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। किस मामले में कहा गया कि यूनियन गतिविधियों के कारण कर्मचारियों को निकालना अनुचित श्रम व्यवहार है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड वर्सेस NB नाडबेडे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस इन विच केस was the employer's right to lay off workers for genuine business reasons recognized। किस मामले में नियोक्ता के वास्तविक व्यापार कारणों से कर्मचारियों को ले ऑफ करने के अधिकार को स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, वर्कमैन ऑफ इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट केस है विच केस प्रोवेंडेड द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J। किस मामले में धारा 2J के तहत उद्योग की परिभाषा का विस्तार किया गया। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस डिक्लेयर डिसमिसल विदाउट सेक्शन 33 अप्रूवल वॉइड एंड इंटाइटल्ड द वर्कर टू रिस्ट्रेटमेंट। किस मामले में धारा 33 की अनुमति के बिना निकाला गया कर्मचारी अमान्य घोषित किया गया और पुनः नियुक्ति का अधिकार दिया गया। जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड वर्सेज रामगोपाल शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है इन विच केस was refusal to give notice of change under section 9A held invalid। किस मामले में धारा 9A के तहत सेवा शर्तों में परिवर्तन का नोटिस न देना अमान्य ठहराया गया। नॉर्थ ब्रुक जूट कंपनी लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन 9A नोटिस only to changes listed in the fourth schedule। किस मामले में धारा 9A का नोटिस केवल चौथे अनुसूची में सूचीबद्ध परिवर्तनों तक सीमित रखा गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस ब्रॉडली इंटरप्रेटेड द टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 2K। किस मामले में धारा 2K के तहत औद्योगिक विवाद की व्यापक व्याख्या की गई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वर्कमैन ऑफ दिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट। इसका ऑप्शन ए सही। Next case in which case did the court allow labor courts to compute monetary benefits under section 33C clause 2। किस मामले में न्यायालय ने धारा 33C क्लॉज 2 के तहत मौद्रिक लाभों की गणना करने का अधिकार दिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस PS राज्य गोपालन का केस। ऑप्शन ए इसका सही है।
नेक्स्ट केस है विच केस हेल्ड दैट सेटलमेंट्स अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 3 आर बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल। किस मामले में कहा गया कि धारा 12 क्लॉज 3 के तहत समझौते बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं। जिसका सही आंसर है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस डीजे बहादुर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस इन विच केस डिड द कोर्ट एम्फसाइजेस स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद सेक्शन 25F फॉर वैलिड रिट्रेंचमेंट। किस मामले में वैध छंटनी के लिए धारा 25F का कड़ाई से पालन आवश्यक बताया गया। बेंगलोर वुलन कॉटन एंड सिल्क मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट केस कौन सा। इन विच केस डिड द कोर्ट होल्ड दैट द SIC has the authority to determine the applicability of the act। किस मामले में न्यायालय ने कहा कि ESI निगम को अधिनियम की प्रासंगिकता निर्धारित करने का अधिकार है। इसका जो केस है वो है ESIC वर्सेस टाइसिसोन प्राइवेट लिमिटेड 1978। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस हेल्ड दैट अ रेस क्लब इम्प्लॉइंग 10+ पर्सन इज कंसिडर्ड अ फैक्ट्री। किस मामले में यह निर्णय हुआ कि 10 या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाला रेस क्लब फैक्ट्री माना जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है ESIC वर्सेस हैदराबाद रेस क्लब 2004। नेक्स्ट केस है इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन वेजेस अंडर द ESIC एक्ट इंक्लूडिंग सर्टेन अलाउंसेस। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भत्तों को छोड़ते हुए वेतन की परिभाषा दी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है ESIC वर्सेस AP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1970। नेक्स्ट केस ओवर टाइम वेजेस आर लाइबल फॉर ESIC कंट्रीब्यूशन एज हेल्ड इन विच केस। किस मामले में यह निर्णय हुआ कि ओवर टाइम वेतन पर ESIC योगदान देना होगा। तो इसका जो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सही है ESIC वर्सेस बिरला कॉटन स्पिनिंग एंड वेविंग मिल्स 1978। नेक्स्ट केस है बोनस एंड इंसेंटिव पेमेंट्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ वेजेस एज हेल्ड इन। बोनस और प्रोत्साहन भुगतान वेतन का हिस्सा माने जाएंगे। यह किस मामले में कहा गया। इसका सही आंसर है ESIC वर्सेस इनफील्ड इंडिया लिमिटेड 1998। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट केस इन विच केस वॉज द एम्प्लॉयर हेल्ड लाइबल फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज अंडर द एक्ट। किस मामले में नियोक्ता को व्यावसायिक रोगों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। ESIC वर्सेस फ्रांसिस डे कोस्टा 1996। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है एलिजिबिलिटी फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर ESIC एक्ट वाज क्लैरिफाइड इन विच केस। ESIC अधिनियम के तहत मातृत्व लाभ की पात्रता किस मामले में स्पष्ट की गई। तो इसका सही आंसर है ESIC वर्सेस श्रीमती के कमला 2001। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट केस है डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स आर पेएबल इवन इफ द एम्प्लॉय डाइज आउटसाइड द वर्क प्लेस एज पर विच केस। यदि कर्मचारी कार्यस्थल से बाहर मरता है तो भी आश्रित लाभदेय है। यह किस मामले में कहा गया। ESIC वर्सेस श्रीमती लक्ष्मी 2004। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है कैजुअल वर्कर्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एज हेल्ड इन। कर्मचारी की परिभाषा में आकस्मिक मजदूर शामिल है। यह किस मामले में कहा गया है। रॉयल टॉकीज वर्सेस ESIC के 1978 के मामले में कहा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस द इंश्योरेंस कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अबाउट एप्लीकेबिलिटी एज हेल्ड इन। बीमा न्यायालय को अधिनियम की प्रासंगिकता पर विवाद तय करने का विशेष अधिकार है। यह किस मामले में कहा गया। ESIC वर्सेस होटल कलप्पा का इंटरनेशनल 1993। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है फेलियर टू पे ESIC कंट्रीब्यूशंस कैन लीड टू इम्प्रिजमेंट एज हेल्ड इन। ESIC योगदान का भुगतान न करने पर कारावास हो सकता है। यह किस मामले में कहा गया है। तो ये ESIC वर्सेस SD शर्मा 1996 के मामले में कहा गया। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट केस है डैमेजेज अंडर सेक्शन 85B फॉर डिलेड कंट्रीब्यूशंस आर रिकवरेबल एज हेल्ड इन। धारा 85B के तहत देरी से भुगतान पर हर्जाना वसूला जा सकता है। किस मामले में कहा गया है। ESIC वर्सेस N कृष्णन 2002 के मामले में कहा गया। ऑप्शन सी सही। अब हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला केस कौन सा है। फर्स्ट है इन विच केस वॉज इट हेल्ड दैट ओनली बेसिक वेजेज आर सब्जेक्ट टू EPF कंट्रीब्यूशंस एंड नॉट अलाउंसेस। EPF योगदान केवल बेसिक वेतन पर देय है, भत्तों पर नहीं। यह किस मामले में कहा गया है। जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है इन
Provident Fund Inspectors versus T.S. Hariharan, it was clarified that टी.एस. हरिहरन केस में स्पष्ट किया गया, क्या स्पष्ट किया गया? अलाउंसेस लाइक डीए आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेसिक वेजेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है विच केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द ईपीएफ एक्ट 1952। ईपीएफ अधिनियम की संवैधानिक वैधता किस केस में बरकरार रखी गई? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, मोहम्मद अली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Next case, the applicability of the EPF Act to industries listed in Schedule First was confirmed in which case? Schedule 1 में सूचीबद्ध उद्योगों पर अधिनियम की लागू होने की पुष्टि किस केस में हुई? तो ब्रिज एंड रूफ कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस, इन विच केस वाज इट clarified that EPF applies to establishments with 20 or more employees। 20 और अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर अधिनियम लागू होता है, यह किस केस में स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन बी इसका सही है, ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस है हु वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द EPF एक्ट एट लीगल रीजनल लेवल। EPF अधिनियम को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। नेक्स्ट केस है विच केस हेल्ड दैट सिक इंडस्ट्रीज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम EPF एक्ट। कौन सा केस कहता है कि बीमार उद्योग सिक इंडस्ट्रीज भी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सा केस कहता है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, PF कमिश्नर्स वर्सेज OL ऑफ सहाय इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट केस अंडर विच केस वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 17 अपहेल्ड। धारा 17 के अंतर्गत छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति को किस केस में सही ठहराया गया? ऑप्शन इसका सही आंसर है, ESSCO लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो धारा 17 है ये कौन सा, हमने ऊपर ही आपको बता दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 का। नेक्स्ट केस है इन विच केस डिड द कोर्ट अपहोल्ड प्रोटेक्शन फॉर एक्शंस टेकन इन गुड फेथ अंडर सेक्शन 18। धारा 18 के अंतर्गत सद्भावना में की गई कार्रवाइयों को किस केस में संरक्षण दिया गया है? तो ESSCO लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस कंफर्म दैट डैमेजेस अंडर सेक्शन 14B कैन बी इम्पोज्ड फॉर डिले इन पेमेंट। सेक्शन 14B के तहत भुगतान में देरी के लिए दंड वसूलने की पुष्टि किस केस में हुई है? तो PF कमिश्नर वर्सेज G4S सिक्योरिटी सर्विस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा पहला केस कौन सा है। एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेज फीमेल वर्कर्स 2000 केस। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स 2000 के अनुसार मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कौन पात्र है? तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डेली वेज वर्कर्स एज वेल। अब हमारा नेक्स्ट केस है इन द केस एयर इंडिया वर्सेज नरगिस मिर्जा 1981 व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस अगेंस्ट वुमेन एम्प्लॉयज। एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ सेवा की क्या स्थिति निर्धारित की? इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस अकॉर्डिंग टू नीरा माथुर वर्सेज LIC 1992 कैन एन एम्प्लॉयर टर्मिनेट अ वुमेन एम्प्लॉय ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड एब्सेंस। नीरा माथुर बनाम LIC 1992 के अनुसार क्या नियोक्ता गर्भावस्था संबंधित अनुपस्थिति के कारण महिला कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकता है? जिसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा नो, इट इज इलीगल, नहीं कर सकता। नेक्स्ट केस है व्हाट डेफिनेशन ऑफ वीक वाज clarified in B Shah versus presiding officer 1978 regarding maternity benefits calculation। मैटरनिटी बेनिफिट की गणना के लिए सप्ताह की क्या परिभाषा B Shah वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफिसर 1978 में स्पष्ट की गई है? तो 7 days इंक्लूडिंग संडेज। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट केस है विच लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयर्ड मैटरनिटी लीव एज अ फंडामेंटल राइट। कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय मैटरनिटी लीव को मौलिक अधिकार घोषित करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव वर्सेज स्टेट ऑफ MP 1919। नेक्स्ट केस द कैलाश एलवी वर्सेज चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट 2013 केस रूल दैट
मैटरनिटी बेनिफिट्स कैन नॉट बी डिनाइड ऑन व्हाट बेसिस के क्लासेवी बनाम चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट 2013 के अनुसार किन आधार पर मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं रोके जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा एक्सीडिंग द 2 चाइल्ड नॉर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस है इन अंशु रानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 विच न्यू कैटेगरी ऑफ वुमेन वाज इंक्लूडेड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। अंशु रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है हमारा सरोगेट मदर्स। नेक्स्ट केस अकॉर्डिंग टू नीतू चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2006 मैटरनिटी बेनिफिट आर अवेलेबल इवन ड्यूरिंग विच पीरियड। नीतू चौधरी बनाम राजस्थान राज्य 2006 के अनुसार मैटरनिटी बेनिफिट्स किस अवधि में भी उपलब्ध है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। नेक्स्ट केस है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड इन मैकेंजी एंड कंपनी वर्सेस ऑड्रे डी कोस्टा 1987 regarding payment to women workers। मैकेंजी एंड कंपनी बनाम ऑड्रे डी कास्टा 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को भुगतान के संबंध में क्या निर्णय दिया। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो हो जाता है वुमेन शुड बी पेड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस क्लैरिफाइड एलिजिबिलिटी फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई। किस मामले में ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत मैटरनिटी लाभ की पात्रता स्पष्ट की है। तो ईएसआईसी वर्सेस श्रीमती आर कमला 2001, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है द विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस इज इम्पोर्टेंट फॉर विच एस्पेक्ट रिलेटेड टू वुमेन एम्प्लॉयज। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है गाइडलाइंस अगेंस्ट वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। नेक्स्ट केस है हमारा इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000 विच राइट ऑफ डेली वेज वर्कर्स वाज रिकॉग्नाइज्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स 2000 में दैनिक वेतन कर्मचारियों का कौन सा अधिकार मान्यता प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही है राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट। अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉज है। फर्स्ट है हमारा इन JK Industrial Limited versus Chief Inspector of Factories 1996, the Supreme Court held that JK Industrial Limited Chief Inspector Factories 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी एनी पर्सन इवन द इनडायरेक्टली इम्प्लाइड इज अ वर्क। नेक्स्ट केस द definition of factory can include premises with fewer than 10 workers each नोटिफाइड एज हेल्ड इन। यदि अधिसूचित किया जाए तो 10 से कम श्रमिकों वाले परिसर को कारखाना माना जा सकता है, यह कहा गया स्टेट ऑफ केरला वर्सेस RE डिसूजा के केस में कहा गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है हमारा इन विच केस वाज एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 89। धारा 89 के अंतर्गत व्यावसायिक रोगों के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी किस मामले में चर्चा का विषय रही है। तो मैकेंजी वर्सेस इब्राहिम मोहम्मद के केस में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है फेलियर टू प्रोवाइड सेफ्टी इक्विपमेंट वाज हेल्ड टू बी ए वायलेशन ऑफ सेक्शन 21 इन विच केस। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराना धारा 21 का उल्लंघन माना गया किस निर्णय में। बॉम्बे केस कंपनी लिमिटेड वर्सेस गोपाल विवाह के केस में, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट केस है विच ट्रेजिक इंसिडेंट लेड टू एम्फेसिस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ अंडर द एक्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट। कौन सी दुखद घटना ने इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल केस ट्रेजिक वर्सेस यूनियन कार्बाइड केस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस द टर्म ऑक्यूपायर वाज क्लैरिफाइड इन विच लैंडमार्क केस। ऑक्यूपायर शब्द की व्याख्या किस ऐतिहासिक निर्णय में की गई। उसका सही आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस है विच केस क्लैरिफाइड दैट कैंटीन फैसिलिटीज आर मैंडेटरी अंडर सेक्शन 46। किस मामले में स्पष्ट किया गया कि धारा 46 के तहत कैंटीन सुविधा अनिवार्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है IPCL वर्सेस श्रमिक सेना। नेक्स्ट केस है विच केस इज डिस्कस्ड वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक रेस्ट रूम एंड क्रेजेज। कौन से केस में विश्राम गृह और क्रेज जैसी कल्याणकारी सुविधाओं पर चर्चा हुई है। वर्कमैन वर्सेस BPCL, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर वाज हेल्ड वायलेटिव ऑफ विच सेक्शन इन संपत लाल केस। संपत लाल केस में पानी का पीने उपलब्ध न कराना किस धारा का उल्लंघन माना जाता है। सेक्शन 18 का, ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें पहला केस इन प्रताप नारायण सिंह देव वर्सेस श्रीनिवास
Sabata what was held regarding a carpenter who lost his hand. प्रसिद्ध केस प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सप्ता में बढ़ई के हाथ कटने की स्थिति में क्या निर्णय हुआ? तो परमानेंटली टोटली डिसेबल्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है द केस मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी वर्सेस इब्राहिम मोहम्मद इसक एस्टेब्लिश्ड दैट मैकिनन मैकेंजी एंड इंडियन कंपनी बनाम इब्राहिम मोहम्मद इसक केस ने क्या स्थापित किया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी मेन डाइंग ऑन ड्यूटी इज कवर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है इनके जनार्दन वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व्हाट काइंड ऑफ डिसेबलमेंट वाज डिस्कस्ड। के जनार्दन बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी केस में किस प्रकार की विकलांगता पर विचार हुआ? तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस ए शंकर लिंगम डिसेबलमेंट इज जस्ट बाय। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ए शंकर लिंगम में विकलांगता किस आधार पर आंकी जाती है? जिसका सही आंसर है वो है लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन श्रीमती सुंदरी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट हेल्ड दैट। श्रीमती सुंदरी देवी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? इसका जो सही आंसर है वो है विडोड मदर इज होली डिपेंडेंट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस लक्ष्मा was recognized as a dependent। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम लक्ष्मा केस में किसे आश्रित बनाया गया यानी माना गया? तो इलेजिटिमेट चाइल्ड को, अगर संतान को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है विच केस हेल्ड दैट ओवर टाइम इज इंक्लूडेड इन वेजेस। किस केस में यह माना गया कि ओवर टाइम वेतन का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हर्षद भाई अमृत भाई मोदिया केस। नेक्स्ट केस है इन जयंतीलाल धांजीवाल मिल्स वर्सेस ESIC व्हाट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेजेस। जयंतीलाल धांजीवाल मिल्स बनाम ESIC में वेतन में से क्या बाहर रखा गया? तो एम्प्लॉयर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन, नियोक्ता का पेंशन अंशदान को बाहर रखा गया। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डिविजनल कंट्रोलर KSRTC वर्सेस महादेव शेट्टी द एम्प्लॉयर वाज हेल्ड लायबल इवन दो। डिविजनल कंट्रोलर KSRTC बनाम महादेव शेट्टी में नियोक्ता को किस स्थिति में जिम्मेदार ठहराया गया? तो वर्कमैन वाज नेग्लिजेंट, कार्यकार लापरवाह था, यही कहा गया। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन श्रीमती सुंदरबाई वर्सेस GM ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इट वाज हेल्ड दैट। श्रीमती सुंदरबाई बनाम महाप्रबंधक आयत फैक्ट्री में यह निर्णय हुआ कि कंपनसेशन इज एक्सक्लूसिव रेमेडी। क्या निर्णय हुआ? कि मुआवजा ही एकमात्र उपाय है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है इन सौराष्ट्र साल्ट मैन्युफैक्चरिंग MFG कंपनी वर्सेस बाई वालू राजा व्हाट वाज द मेन इशू। क्या मुद्दा था मेन इसमें? एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट, नियोक्ता द्वारा प्रदान किए वाहन में दुर्घटना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इन लीला देवी वर्सेस रामलाल राहू व्हाई वाज द एम्प्लॉयर नॉट हेल्ड लायबल। लीला देवी बनाम रामलाल राहू में नियोक्ता को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराया गया? एक्सीडेंट एकर्ड इन अनऑथराइज्ड वर्क के कारण, अनधिकृत कार्य में दुर्घटना हुई इसलिए उन्हें नहीं ठहराया गया। ऑप्शन बी सही आंसर। अब जो हमारा नया स्टार्ट होने जा रहा है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें देखते हैं कौन कौन सा हमारा इंपोर्टेंट केस। फर्स्ट है हमारा इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द EPF एक्ट इज अ पीस ऑफ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन एंड मस्ट इंटरप्रेटेड लिबरली इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य निधि अधिनियम EPF एक्ट एक लाभकारी कानून है और इसे कर्मचारियों के पक्ष में उदारता से व्याख्यायित किया जाना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सही है रीजनल PF कमिश्नर वर्सेस शिव कुमार जोशी। नेक्स्ट केस है इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट इवन allowances a part of regular salary must be included in PF contribution। किस मामले में कहा गया कि यदि भत्ते नियमित वेतन का हिस्सा है तो उन्हें PF अंशदान में शामिल किया जाना चाहिए? सूर्या रोशनी लिमिटेड वर्सेस EPF। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट केस है बीच केस क्लैरिफाइड दैट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स आर कवर्ड अंडर ESI। किस केस में स्पष्ट किया गया कि ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित निर्माण मजदूर भी ESI के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है BHEL वर्सेस ESIC। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है बी जजमेंट रिकॉग्नाइज मैटरनिटी बेनिफिट्स इवन फॉर टेम्परेरी और मास्टर रोल वुमेन वर्कर्स। किस निर्णय में अस्थायी
न मास्टर रोल, महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व लाभ का अधिकार दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस, इन विच केस वाज स्प्लिटिंग वेजेस इनटू अलाउंसेस टू अवॉइड पीएफ कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड? किस मामले में पीएफ अंशदान से बचने के लिए वेतन को भत्तों में विभाजित करना अवैध माना गया है? पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स वर्सेस आरपीएफसी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, इन विच केस वेयर इवन कैजुअल वर्कर्स हेल्प टू बी एम्प्लॉयज अंडर ईएसआई एक्ट? किस मामले में अस्थायी कर्मचारियों को भी ईएसआई अधिनियम के तहत कर्मचारी माना गया? रॉयल टॉकीज वर्सेस ईएसआईसी, ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, विच केस एम्फेसाइज दैट मैटरनिटी लीव डेनियल वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस निर्णय में कहा गया कि मातृत्व अवकाश न देना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है? एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, इन विच केस वॉज इट रूल्ड दैट ईपीएफ एक्ट अप्लाइज इवन टू कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज ड्यूरिंग कोर वर्क? किस केस में कहा गया कि मुख्य कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी भी ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रिज एंड रूफ कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, विच केस रूल्ड दैट ग्रेच्युटी कैन ओनली बी फॉरफिटेड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस अंडर द एक्ट? किस निर्णय में कहा गया कि ग्रेच्युटी केवल अधिनियम के तहत विशेष परिस्थितियों में ही जब्त की जा सकती है? जीवनलाल लिमिटेड वर्सेस अपीलेट अथॉरिटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस है, विच केस स्टेटेड दैट वंस ईएसआई एक्ट अप्लाइज ऑल डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड? किस केस में कहा गया कि एक बार जब ईएसआई अधिनियम लागू हो जाए तो सभी विभागों पर वह लागू होता है? ईएसआईसी वर्सेस हरिसन मलयालम लिमिटेड के केस में कहा गया, ऑप्शन इसका। Next, in which case was it held that employer cannot avoid ESI deduction citing employee refusal? किस केस में कहा गया कि कर्मचारी की असहमति के आधार पर नियोक्ता ईएसआई कटौती से नहीं बच सकता? ईएसआईसी वर्सेस आर के स्वामी के केस में कहा गया, ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस हेल्ड दैट एम्प्लॉयर इज लाइबल इवन इफ डिले इन पीएफ पेमेंट इज ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप? किस मामले में कहा गया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी यदि पीएफ भुगतान में देरी हो तो नियोक्ता उत्तरदायी होगा? डेली प्रताप वर्सेज आरपीएफसी के केस में कहा गया, ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट केस, इन विच केस वेयर वेज कंपोनेंट्स लाइक एचआरए एंड अलाउंसेस इंक्लूडेड अंडर पीएफ? किस केस में एचआरए और भत्तों जैसे वेतन घटकों को पीएफ में शामिल किया गया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, सूर्या रोशनी लिमिटेड वर्सेस ईपीएफ। नेक्स्ट केस है, विच केस हेल्ड दैट एन एम्प्लॉयर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ ग्रेच्युटी लायबिलिटी? किस निर्णय में कहा गया कि नियोक्ता ग्रेच्युटी देनदारी से अनुबंध द्वारा बाहर नहीं हो सकता? इसका जो सही आंसर है वो है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ लेबर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, विच केस सेड रेगुलर अलाउंसेस दैट आर पेड टू ऑल मस्ट बी ट्रीटेड एज बेसिक वेजेस? किस केस में कहा गया कि सभी को दिए जाने वाले नियमित भत्ते मूल वेतन माने जाएंगे? तो किस केस में कहा गया? सूर्य रोशनी लिमिटेड वर्सेस ईपीएफ के केस में कहा गया, ऑप्शन ए सही है। अब हमारा नेक्स्ट मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 स्टार्ट होने जा रहा है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉज है। The constitutionality of the Minimum Wages Act 1948 was upheld in which case? न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की संवैधानिक वैधता को किस केस में बरकरार रखा गया? तो विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर के केस में, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट मिनिमम वेजेस मस्ट बी पेड irrespective ऑफ द एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे? किस मामले में कहा गया कि नियोक्ता की भुगतान क्षमता की परवाह किए बिना न्यूनतम वेतन देना आवश्यक है? तो एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर के केस में कहा गया, ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, मिनिमम वेजेस इंक्लूड ओवर टाइम वेजेस अंडर विच सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? न्यूनतम वेतन में अधिक समय ओवर टाइम का भुगतान शामिल है, यह किस निर्णय में कहा गया है? तो यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट केस है, विच केस डिफाइंड मिनिमम वेजेस टू इंक्लूड नॉट जस्ट बेसिक नीड्स बट आल्सो एजुकेशन, मेडिकल केयर, एटीसी? किस मामले में न्यूनतम वेतन को केवल आवश्यकताओं तक सीमित नहीं बल्कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे तत्वों को भी शामिल माना है? तो वर्कमैन वर्सेस रेप्टाकोस ब्रेड एंड कंपनी लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट केस है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन अ लॉ अलाउइंग पेमेंट बिलो मिनिमम वेजेस ड्यूरिंग फैमिन रिलीफ वर्क्स? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अकाल राहत कार्य में न्यूनतम वेतन से कम भुगतान को संवैधानिक घोषित किए? तो संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस है, विच केस लिंक्ड पेमेंट बिलो मिनिमम वेजेस टू फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23? न्यूनतम वेतन से कम भुगतान को अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम से किस मामले में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि पीयूष डी आर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट केस है हमारा विच केस इन्वॉल्व द राइट टू मिनिमम वेजेस फॉर बॉन्डेड लेबर्स। किस मामले में बंधुआ मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन के अधिकार की बात की गई? तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच केस हेल्ड दैट इवन प्रिजनर्स डूइंग लेबर आर एंटाइटल टू मिनिमम वेजेस। किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि श्रम करने वाले कैदियों को भी न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट केस है हमारा वेजेस फॉर रेस्ट डेज मस्ट बी पेड अंडर सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास बी एज पर विच केस? धारा 13 क्लास 1 सब क्लास बी के अनुसार विश्राम दिनों के लिए वेतन देना आवश्यक है। किस मामले में कहा गया? हाइड्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट केस इन विच केस वाज इट क्लैरिफाइड दैट सिक्योरिटी गार्ड्स आर कवर्ड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। इस मामले में स्पष्ट किया गया कि सुरक्षा गार्ड्स न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, लिंगेगॉर्ड डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी चैम्बर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिशोर किर्लोस्कर लिमिटेड। अब नेक्स्ट हमारा कोड ऑन वेजेस 2019 में स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट केस लॉज है। फर्स्ट है हमारा इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट मिनिमम वेज मस्ट बी पेड इवन फॉर रिलीफ फॉर। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहत कार्य के लिए भी न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है? इसका जो सही आंसर है वो संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाज अपील्ड इन विच केस इन्वॉल्विंग वुमेन एम्प्लॉय। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत महिलाओं से संबंधित किस केस में माना गया था? तो मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी वर्सेस ऑड्रे डी कोस्टा के केस में माना गया, ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट केस है विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑन वेजेस प्रोहिबिट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस एंड रिक्रूटमेंट। कोड ऑन वेजेस की कौन सी धारा वेतन और भर्ती में लिंग आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करती है? तो सेक्शन 3, ऑप्शन सी बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस डिड द कोर्ट स्टेटेड दैट मिनिमम वेजेस मस्ट इंक्लूड डियरनेस अलाउंसेस डीए। किस केस में न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम वेतन में महंगाई भत्ता डीए शामिल नहीं होना चाहिए? तो आंसर है विजय कोटर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट केस है द जजमेंट इन सुरेंद्र सिंह वर्सेस सीपीडब्ल्यूडी इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल। सुरेंद्र सिंह बनाम सीपीडब्ल्यू का निर्णय किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इक्वल पेपर कैजुअल वर्कर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट केस है हमारा इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द वाइडर स्कोप ऑफ वेजेस इंक्लूडिंग अलाउंसेस। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरी की व्यापक परिभाषा दी जिसमें भत्ते भी शामिल है? तो ग्लेक्सो लेबोरेटरीज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हरबंस लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस रिलेटेड है। किससे है ये रिलेटेड? तो ये रिलेटेड है बोनस एंटाइटलमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा द कंसेप्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 वाज डिस्कस्ड इन विच केस रिलेटेड टू मिनिमम वेज। न्यूनतम वेतन से संबंधित किस केस में अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी की चर्चा की गई है? इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है, संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें अब देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉज है। फर्स्ट है हमारा वर्कमैन की परिभाषा किस केस में दी गई थी जिसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में शामिल किया गया है? इन विच केस वाज द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन इलैबोरेटेड दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द आईआर कोड 2020? दिमाकुची टी एस्टेट केस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट बट स्ट्राइक इज नॉट। किस केस में निर्णय दिया गया कि शांतिपूर्ण विरोध मौलिक अधिकार है लेकिन हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं है? तो कमेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट केस है रिट्रेंचमेंट की वैध प्रक्रिया पर कौन सा केस लागू होता है? विच केस लॉ रिलेट्स टू द लीगलिटी ऑफ रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर्स? जिसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से डीसीएम लिमिटेड वर्सेस शंभुनाथ मुखर्जी। नेक्स्ट केस है सेटलमेंट की बाध्यता से संबंधित कौन सा केस प्रसिद्ध है? विच इज द लीडिंग केस रिगार्डिंग द बाइंडिंग नेचर ऑफ सेटलमेंट अंडर इंडस्ट्रियल लॉ? इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस ब्रिजनंदन पांडे, ब्रिजनंदन। नेक्स्ट केस है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स का अनुमोदन आवश्यक है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इज मैंडेटरी? वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन के केस में कहा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट केस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के रीस्किलिंग फंड की पुष्टि किस केस में हुई थी? विच केस अफर्म द वैलिडिटी ऑफ रीस्किलिंग फंड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020? राजेंद्र सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ऑप्शन बी इसका सही। इन विच केस वाज इट हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन रेफर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बट नॉट आर्बिट्रेरली? किस केस में कहा गया कि सरकार औद्योगिक विवाद को रेफर कर सकती है लेकिन यह मनमाना नहीं होना चाहिए? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी
वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अब हमने आगे देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं एमसीक्यूज में, और साथ ही केस लॉज में तो काफ़ी डेफिनेशन आपके डिस्कस हो ही चुके हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशन हम अलग से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा फैक्ट्रीज है। तो पहले हम सेक्शन 11 देख लेंगे, जिसमें हमें क्लीननेस के बारे में दिया गया है। फिर 45 देख लेना है, जिसमें हमें फर्स्ट एड अप्लायंसेस आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 45 में दिया गया है आपको, उसको देख लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको सेक्शन 6 दिया गया है लाइसेंसिंग ऑफ फैक्ट्री के बारे में। फिर आपको दिया गया है सेक्शन 42 दिया गया है आपको, जिसमें वॉशिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर दिया गया है सेक्शन 18 में। देन आप सेक्शन 22 देख लीजिएगा, क्लीनिंग मूविंग मशीनरी इज प्रोहिबिटेड। फिर आपको सेक्शन 12 देखना है, जिसमें आपको दिया गया वेस्ट डिस्पोजल इज रेगुलेटेड के बारे में। अब साथ ही आप एक डॉक्ट्रिन देख लीजिएगा, जो कि वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में दे रखा है, जो कि है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पैरेंट अप्लाइज। और ये कब होता है? जब वर्कमैन टेक्स अननेसेसरी रिस्क। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में आप कुछ सेक्शन और देख लीजिएगा, जैसे सेक्शन 2B में आपको एडोलेसेंस के बारे में दिया गया है। और साथ ही आप देख लीजिएगा चाइल्ड के बारे में, जो कि आपको 2C में दिया गया है, चाइल्ड के बारे में देख लीजिएगा। और फिर आप इसमें देख लीजिएगा एक क्रेज का डेफिनेशन है आपको सेक्शन 48। इन सबका सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखना है कि सेक्शन 48 में जैसे क्रेज के बारे में दिया गया है, और चाइल्ड के बारे में 2C में डिफाइन है, और चाइल्ड के बारे में 2C में तो डिफाइन है, साथ ही कितने एज तक, तो नॉट कंप्लीटेड हिज 50 ईयर्स ऑफ एज। फिर एडोलेसेंस के बारे में आपको देख लेना है कि सेक्शन 2B में है, और ईयर्स क्या है उनका, तो 15 ईयर्स से 18 ईयर्स। तो इन चीज़ों को आपको देखना है बस। अब कुछ हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले में देख लेते हैं कि कब अफेक्ट हुआ। तो ये 1 अप्रैल 1947 को। इसमें हमें मेनली कौन कौन सेक्शंस को ध्यान रखना है, जो एमसीक्यूज और केस लॉ के अलावे भी कुछ हैं, तो वो हमें सेक्शन 2J को देख लेना है। फिर हमें साथ ही 2K को देख लेना है। इस 2J में आपको इंडस्ट्री डिफाइन है, 2K में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिफाइन है। फिर साथ ही आप सेक्शन 26 देख लीजिएगा, जिसमें आपको पेनल्टी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इलीगल स्ट्राइक के बारे में दिया गया है। तो उसका जो पनिशमेंट है वो इम्प्रीजमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 50 रुपीज़ है। इसी में आपको दिया गया है एक और पेनल्टी, जो इलीगल लॉकआउट के लिए है, और उसका इम्प्रीजमेंट अप टू 1 मंथ और फाइन अप टू 1000 रुपीज़ दिया गया है। साथ ही आप देख लीजिएगा सेक्शन 2S। सेक्शन 2S में आपको वर्कमैन के बारे में बताया गया है। फिर आप देख लीजिएगा इसमें 2 के, जिसमें ले ऑफ के बारे में दिया गया है 2 के। और साथ ही आप इसमें देख लीजिएगा 2CC, जिसमें आपको क्लोजर के बारे में बताया गया है। 2L में आपको लॉकआउट के बारे में बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा इसमें। साथ ही 2Q में आपको स्ट्राइक आउट के बारे में दिया है। 2OO में आपको रिट्रेंचमेंट के बारे में दिया गया है। तो इन सब सेक्शंस को हमें कवर कर लेना है। ये सब सेक्शन एमसीक्यूज वगैरह में भी कवर किए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक जगह पे बता दी कि आप डेफिनेशन इन सब का देख लीजिएगा एक बार। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी कुछ देख लीजिएगा, जैसे कि सेक्शन 12 है। इसमें क्या है कि लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में दिया गया है। और फिर आप देख लीजिएगा एक आप कैंटीन के बारे में कि कैंटीन कब रिक्वायर होता है। तो कैंटीन कब रिक्वायर होता है, तो सेक्शन 10 में हमें प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में दिया गया है। फिर हमें सेक्शन 19 देख लेना है, जिसमें हमें फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज पोर्शन को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।